शिक्षकों को पुरानी पेंशन का दिखने लगा आसार। एचआरए और डीए घोटाले पर लगेगा विराम और शिक्षकों की समस्याओं का होगा अंत। वोट प्रतिशत में वृद्धि दे दिया संकेत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त स्केच चौधरी। शिक्षकों के लिए साथ ही साथ बिहार के तमाम कोटि के कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन के आसार दिखने शुरू हो गए हैं और साथ ही साथ बिहार के तमाम कोटि के शिक्षक जो खास तौर पर बीपीएससी से बहाल या फिर विशिष्ट शिक्षक हैं, उनका आज नया चुनौती सामने खड़ा हो गया है एचआरए और डीए घोटाला। साथ ही साथ शिक्षकों के सामने अनगिनत समस्याएं हैं, उसका भी अंत होना अब शुरू हो गया है और इसका नज़ारा उस वक्त सामने उभर कर आया जब प्रथम फेज के वोटिंग के दौरान वोट प्रतिशत में काफ़ी हद तक वृद्धि देखी गई। साथ ही साथ आने वाले कल यानी 11 नवंबर को भी ठीक उसी प्रकार जो 6 नवंबर को वोट प्रतिशत हुए थे वो दोहरा दिया जाता है, तो यह स्पष्ट है कि बिहार के शिक्षकों को पुरानी पेंशन का तोहफा निश्चित रूप से मिल जाएगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं कि आखिर कैसे यह संभव दिख रहा है कि शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ शिक्षकों का एचआरए और डीए घोटाला पर विराम लग सकेगा। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के शिक्षकों के लिए समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, लेकिन इसी बीच आपने देखा होगा कि जिस वक्त चुनावी अभियान शुरू हुई थी उस वक्त वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की ओर से शिक्षकों के लिए कोई तो घोषणा नहीं की गई थी, परंतु बिहार विपक्ष की ओर से पुरानी पेंशन की घोषणा पत्र में चर्चा जरूर कर दी गई थी। उस वक्त से ही शिक्षकों की निगाहें लग रखी थी कि अगर विपक्ष की सरकार इस बार बन जाती है तो शिक्षकों के साथ साथ तमाम कोटि के कर्मी जो एनपीएस से लाभान्वित है उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ अवश्य मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आइए कि वो पुरानी पेंशन तो दूर की बात, यह शिक्षकों हो या फिर अन्य सभी कर्मियों पर लागू होगा, परंतु इन दिनों शिक्षकों के साथ बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो चुकी है और एक नया घोटाला बिहार भर में शिक्षकों के साथ हो रहा है। यह घोटाला है एचआरए घोटाला और डीए घोटाला, जिसके अंतर्गत शिक्षकों की ओर से आखिर मांगे तो की जा रही है, परंतु शिक्षा विभाग कतई शिक्षकों को डीए के रूप में 50% से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। इसका उदाहरण आप देखेंगे तो जितने भी जिलों में आखिर एचआरए एमएस पर पोर्टल पर शिक्षकों का फिक्सेशन हो रहा है, अपडेट हो रहा है, वहाँ पर शिक्षकों का आखिर खास तौर पर विशिष्ट शिक्षक हो या फिर बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो, एचआरए एमएस पोर्टल पर उनका अपडेट 50% डीए से ज़्यादा नहीं हो पा रहा है और यहाँ पर शिक्षा विभाग के द्वारा ही या फिर जानबूझकर इसे अपडेट नहीं किया जा रहा या फिर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण इसे स्थगित ही कर दिया गया है। वहीं पर आप देखेंगे तो डीए में भी कमी कर दी गई। जहां पहले शिक्षकों को ज़्यादा डीए मिला करता था, वहीं पर डीए में कमी कर दी गई और अब तो कहा जा रहा है कि डीए का एरियर के रूप में भुगतान ही नहीं होगा। तो यहाँ पर जानबूझकर शिक्षकों के साथ एक तरफ जहाँ डीए घोटाला किया जा रहा है, वहीं पर एचआरए घोटाला भी किया जा रहा है। लेकिन शिक्षक आखिर करेंगे तो करेंगे क्या, क्योंकि राजकर्मी शिक्षक है और कुछ भी कहने पर जिला शिक्षा पदाधिकारियों के स्तर से यह बातें कही जाती कि अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार का कमेंट किया गया तो आपके स्पष्टीकरण आपके ऊपर कर दिया जाएगा और आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इन्हीं बातों से यानी यूँ कह दिया जाए कि डरा धमका कर ही शिक्षकों के साथ यह एचआरए घोटाला और डीए घोटाला किया जा रहा है। कई जिलों में तो वैसे समस्तीपुर जिला में तो अब शिक्षकों को 50% डीए से संबंधित ही मांग करने को कहा जा रहा है और शिक्षकों से घोषणा पत्र भरवाने की कोशिश की जा रही है। शिक्षकों को घोषणा पत्र पर साइन करते हुए 50% के दर से ही एरियर की मांग करने हेतु मजबूर किया जा रहा है। आखिर यह कहाँ तक सैद्धांतिक है? शिक्षकों का जहां वर्तमान में 58% डीए है, लागू है, सभी कर्मियों के लिए लागू है, तो आखिर शिक्षकों से 50% पर ही यह डिमांडें भरकर क्यों मांगी जा रही है? इसका सीधा सीधा अर्थ है कि शिक्षकों के हाथ ही यहाँ पर बंद करने की कोशिश की जा रही है ताकि 50% की दर से ही उनका वेतन का यानी एरियर का भुगतान कर दिया जाए और जब शिक्षकों की ओर से आगे चलकर 55 या डीए
डी 55% या 58% की दर से मांग की जाए, उस वक्त कहा जाएगा कि आपने तो घोषणा पर हस्ताक्षर ही कर दिया है और आपने तो डिमांड ही 50% की दर से किया था, तो आखिर कैसे ज़्यादा भुगतान किया जा सकता है। वहीं पर आप देखेंगे दोस्तों तो कई तरह की समस्याएं शिक्षकों के साथ खड़ी हो गई है, लेकिन मेरा मानना है कि इन समस्याओं का अंत बहुत जल्द होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर एनपीएस के बदले पुरानी पेंशन ओल्ड ओपीएस जल्द ही लागू के होने के आसार दिखने शुरू हो गए हैं और शिक्षकों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसका अंत भी होने वाला है। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा इस आधार पर कि पिछले 6 नवंबर को जब चुनाव हुए उसमें वोटिंग प्रतिशत आप देखेंगे तो लगभग 65% के आसपास या वोटिंग प्रतिशत रहा है। ठीक यही नज़ारा आपको ठीक अगले दिन 11 नवंबर को भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस बार बिहार के युवा बढ़ चढ़कर इस बार चुनाव में भाग ले रहे हैं और साथ ही साथ वोटिंग प्रतिशत में जमकर वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पर आपको यह सवाल उठ रहा होगा, मन में विचार उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर वोट प्रतिशत में वृद्धि हो जाने से क्या होगा? तो दोस्तों, वोट प्रतिशत में वृद्धि होना सत्ता परिवर्तन का संकेत होता है। इसके बाद आपको लग रहा होगा और ढेर सारे विश्लेषकों के द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार जो वोट प्रतिशत में वृद्धि हुई है, इसमें महिलाओं की भागीदारी है, क्योंकि उन्हें वर्तमान सरकार के स्तर से 10-10 हज़ार रुपये दिए गए हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है। पहले से भी आप गौर करेंगे तो बिहार की महिलाओं का समर्थन वर्तमान सरकार के पक्ष में ही था, परंतु आप पिछले वर्ष 2020 के चुनाव के नतीजों पर जाएंगे तो तमाम महिलाओं के समर्थन के उपरांत भी वर्तमान सरकार को मात्र 43 सीटें ही हाथ लगी थी। और इतना ही नहीं, शराबबंदी कानून के माध्यम से भी महिलाओं को साधा गया था, जिसके आधार पर वर्तमान सरकार सत्ता में आई थी, जो नीतीश कुमार की सरकार थी। परंतु वर्तमान हालात में वोटिंग प्रतिशत पर आप गौर करेंगे तो 10% वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि हुई है। 10% एक बड़ा मायने रखता है। आखिर यहाँ पर बदलाव हुआ या फिर जो भी वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि हुई वो किसका है? दोस्तों, आप गौर करेंगे, सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि आखिर वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि होना कैसे यह साबित करता है कि यह सत्ता परिवर्तन का संकेत है। सबसे पहले आइए कि यह वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि किसका वोट था? तो दोस्तों, इस बार महापर्व छठ महापर्व था और छठ पर्व में ही ढेर सारे प्रवासी मजदूर छठ पर्व में घर आए थे, परंतु घर आने के बाद उन्होंने वोट गिराना ही अपना मकसद बनाकर रहे। वोट गिराने के बाद ही वो फिर से अपने काम पर लौटे। और प्रवासी मजदूरों पर आप गौर करेंगे तो प्रवासी मजदूर वही होते हैं जिनके पास मजबूरियां होती है कि उन्हें बिहार में कोई जॉब नहीं है और वो मजबूर होकर अपने परिवार को छोड़कर बाहर में जाकर रोजी रोटी के लिए कार्य कर रहे हैं। उनके पास एक बड़ी समस्या होती है रोजगार की, तो रोजगार के मुद्दे को लेकर ही उन्होंने वोटिंग किया है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो रोजगार की बातें करने वाले कोई और नहीं, विपक्ष के स्तर से ही हर घर नौकरी की बातें की गई थी कि हर हाल में 20 महीनों के अंदर हर परिवार में हम नौकरी देंगे। और साथ ही साथ ये बातें कही गई थी कि मजदूरों को अगले छठ महापर्व में बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हम तमाम रोजगार बिहार में ही उपलब्ध कराएंगे। जिससे आखिर प्रभावित होकर प्रवासी मजदूरों ने आखिर विपक्ष के तरफ ही अपना मतदान किया है और वोट प्रतिशत में वृद्धि हुई है तो इन्हीं प्रवासी मजदूरों के कारण ही वृद्धि हुई है। जो वोट प्रतिशत में वृद्धि हुई तो वो तमाम के वोट आखिर विपक्ष को ही पड़े हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो 40% मत के साथ सरकार किसी की भी नहीं बन पाती है। यहाँ पर पिछली सत्ता की बातें कर ली जाए तो 42% मत प्राप्ति के बाद ही विपक्ष अभी विपक्ष में ही है। और वहाँ पर अगर आप देखेंगे 10% की वृद्धि वोटिंग में हुई है, इसमें से अगर 5 से ऊपर ही निश्चित रूप से पक्ष के समर्थन में आएंगे। 45% ज्यों ही विपक्ष के समर्थन में वोट पड़ जाते हैं, विपक्ष की सरकार बननी तय बिल्कुल मानी जाती है और ऐसा संभव भी दिख रहा है। अब वहीं पर आप गौर करेंगे तो 3 बार का वो प्रमाण है जो यह बतलाता है कि आखिर वोट प्रतिशत में वृद्धि होना सत्ता परिवर्तन का ही संकेत होता है। दोस्तों, इससे पहले आप गौर करेंगे तो आज़ादी के बाद सन 1967 ईस्वी में पहली बार वोट प्रतिशत में वृद्धि हुई थी।
और इस बार कहेंगे तो बिहार के इतिहास में पहली दफ़ा है जब एक मुश्त इतने प्रतिशत की वोटिंग में वृद्धि हुई है, लगभग 10% की। 55% वोटिंग आम चुनाव में हुआ करते थे और वर्तमान उदाहरण देखेंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 55 से 57% वोटिंग के दरमियान ही सत्ता में रहे हैं। तो दोस्तों 1967 ईस्वी में पहली बार 7% वोटिंग में बढ़ोतरी हुई थी और उस 67 में पहली बार बिहार में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। उसके बाद आप गौर करेंगे तो लगातार ही गैर कांग्रेसी सत्ता ही बिहार में काबिज रही और 1980 ईस्वी में एक बार फिर से वोटिंग में भारी वृद्धि देखने को मिली। उस वक्त 6.8% की वृद्धि हुई थी, जिसके कारण एक बार फिर से कांग्रेस 13 वर्षों बाद सत्ता में लौट आई थी। और तीसरी बार 1990 ईस्वी, जिस वक्त काफ़ी उछाल देखा गया था और 5.8% वोटों की वृद्धि हुई थी उस वक्त भी, और उस वक्त वोटों की वृद्धि से लालू प्रसाद यादव पहली बार सत्ता में आए थे। तो यह 3 ऐसा उदाहरण है जब 5% से अधिक वोटों की प्रतिशत में वृद्धि हुई है तो सत्ता में परिवर्तन हो गया है और ऐतिहासिक सत्ता वापस लौट आया है। ठीक वही नज़ारा इस बार जो लगभग 20 वर्षों से आखिर विपक्ष के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है और इतने प्रतिशत वोटों की वृद्धि हुई, यह दर्शाता है कि यह ऐतिहासिक परिवर्तन होगा और ज्यों ही ऐतिहासिक परिवर्तन होगा, शिक्षकों से संबंधित तमाम समस्याओं का निदान हो जाएगा, शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और दूसरी बड़ी बात कि एचआरए और डीए में जो आखिर घपलाबाजी व्याप्त है उस पर भी विराम लग सकेगा। दोस्तों ये है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।